हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंड एस 116 का जितना अमेंडमेंट्स है, डेट इज कोविड रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है, और उसके कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस भी है आईसीए ने जो न्यूली इनकॉर्पोरेट किए। डेट इज इलस्ट्रेशन 46, 47, 48, 46 नहीं है, 47, 48, 49, 50 एंड 51। ये सारे इलस्ट्रेशंस कवर कराऊंगा। जो थ्योरी है, जिसका थ्योरी का आपको अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग भी हम कवर करेंगे। पर उससे पहले उससे भी इंपॉर्टेंट चीज डेट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होना चाहिए अमेंडमेंट्स का, वो अकाउंटिंग में आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि वो आईसीए ने कवर नहीं किया। पर मैं सेल्फ वो आपको कराने की जरूर कोशिश करूंगा, जहां पर ओवरऑल ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इंड एस 116 का अमेंडमेंट्स भी पूरा कवर हो जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको इंड एस 116 का पूरा फुल लेक्चर देखना है फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आप हमारा एप्लीकेशन डेट इज जगाती डिजिटल एजुकेशन, हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड उस एप्लीकेशन के अंदर आपको अभी फिलहाल टिल मई 2021 आपको सारे लेक्चर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जहां पर कंसोलिडेशन, इंड एस 103, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे बड़े टॉपिक्स हमने कवर किए और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है टिल मई 2021। ये सारे फ्री रहेंगे आपके। सो यहाँ पर बेसिकली आप ध्यान रखना कि इंड एस 116 जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ लेसी के लिए एप्लीकेबल है। ये आप दिमाग में डाल लो अपना। लेसर के लिए बिल्कुल भी ये अमेंडमेंट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेसी ही इस अमेंडमेंट्स का बेनिफिट उठा सकता है और वही अपने अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगा के शॉर्टकट में अपना अकाउंटिंग कर सकता है। डेट्स ऑल, बात खत्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो अमेंडमेंट डिस्कस करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग बताऊंगा जो हमने ऑलरेडी रेगुलर क्लास में आपने पढ़ लिया होगा। ये अमेंडमेंट का बात नहीं हो रहा है, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो अकाउंटिंग कैसा होता, ड्यू टू अमेंडमेंट क्या अकाउंटिंग होगा, वो सारा चीज हम सीखेंगे। तो एक बार विदाउट एनी अमेंडमेंट्स क्या अकाउंटिंग हम करते वो हम सीखेंगे, क्योंकि मैं आपका क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूं। सारा का सारा जो भी कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर आप करें। मान लो फॉर एग्जांपल एवरी क्वार्टर रेंटल दिया जाता है 50,000 रुपीज का। एवरी क्वार्टर में रेंटल दिया जाता है कितना? 50,000 रुपीज का एवरी क्वार्टर में रेंटल दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो आपका क्वार्टर है ये अप्रैल टू जून है। ठीक है, ये आपका क्वार्टर हो गया जुलाई टू सितंबर, ये आपका क्वार्टर हो गया अक्टूबर टू नवंबर, ये आपका क्वार्टर हो गया सॉरी दिसंबर है ये, और ये आपका क्वार्टर हो गया जनवरी टू मार्च। एवरी क्वार्टर आपका इंस्टॉलमेंट जाता है, रेंटल जाता है, यानी एवरी क्वार्टर मेरा रेंटल जाता है 50,000 रुपीज। ठीक है, ये मेरा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन है। 4 क्वार्टर के लिए मैंने रेंट पे लिया। भूल जाओ एक बार शॉर्ट टर्म एग्जेम्पशन वगैरह सब भूल जाओ, मुझे आपको समझाना भी आपको। सो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो इंप्लिसिट रेट है या फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, जिसे हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, डिस्काउंट रेट है आपका, मान लेते हैं 12% पर एनम, डेट इज हम मान लेते हैं 3% पर क्वार्टर, 3% पर क्वार्टर। और जबकि ये फर्स्ट 3 मंथ्स हो गया, ये सेकंड 3 मंथ्स हो गया, ये थर्ड 3 मंथ्स हो गया, ये फोर्थ 3 मंथ्स हो गया। एवरी क्वार्टर का बात कर रहा हूं मैं। तो हम क्या करते हैं, हम अगर लेसी का बात करें तो लेसी इनिशियली क्या करेगा, लेसी सारे फ्यूचर लीज रेंटल्स को, जो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू वगैरह जो उसे देना है, वो सारे ऑब्लिगेशन को प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेगा, और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसी को वो दिखाएगा आरओयू एसेट, और साथ में रिलेटेड लीज लायबिलिटी दिखाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सबको पुल कर देना चाहिए, हमें इन सबको पुल कर देना चाहिए। क्या रेट से पुल करेंगे? 3% से पुल करेंगे, क्योंकि 3 मंथ्स के हिसाब से मैं यहां पर आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 50,000 डिवाइडेड 1.03 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस एमआरसी कर दिया, तो यार 185,854। तो हमने इंड एस 116 लेसी अकाउंटिंग में पढ़ा था कि हम क्या दिखाते हैं, यानी आरओयू एसेट भी हम इतनी का दिखाते हैं और लीज लायबिलिटी भी हम इतनी का दिखाते हैं। और इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच से आपको समझाऊं तो इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, सारा चीज सीखोगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। आरओयू एसेट यहां पर मान लेते हम दिखाएंगे 185,854, ये हम दिखाएंगे, और लीज लायबिलिटी यहां पर मैं दिखाऊंगा, लायबिलिटी तो लेफ्ट साइड में रहेगा, ये भी दिखाऊंगा 185,854। अब अगर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस आरओयू एसेट को हम डेप्रिसिएट कर दे, ओवर इट्स यूजफुल है, इसका तो चलो खेल अपने आप चलते रहेगा साइड में। और इस लायबिलिटी में हम एवरी ईयर क्या चढ़ाते हैं, एवरी ईयर हम इंटरेस्ट चढ़ाते हैं एट द रेट 3%, और एवरी ईयर हम जो लीज रेंटल है, जो इंस्टॉलमेंट कहा जाएगा, ये लीज रेंटल एवरी ईयर माइनस हो जाएगा और एंड में ये बन जाएगा 0। आप चेक भी कर सकते हो यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर जैसे कि आप देखो 185,854 है,
185,854 है, इस पे 3% का इंटरेस्ट चढ़ेगा, यानी कितना आएगा 5575 आ जाएगा। और ये इंटरेस्ट कहां चार्ज होता है, ये पीएल में चार्ज हो जाता है। 5575 ये आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा, यानी लीज लाइबिलिटी बढ़ेगा, पीएल आपका गिर जाएगा। फिर रेंटल हम देंगे, रेंटल हम ऑब्वियसली किस में देंगे, कैश में देंगे। तो यहां पर मैं कैश लिख देता हूं, कैश में हम रेंटल दे देंगे फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 का हमने रेंटल दे दिया, और ये रेंटल हमने दिया तो 50,000 कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका लाइबिलिटी पे डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी आपका डिस्चार्ज होगा। यानी फर्स्ट क्वार्टर एंड का अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वार्टर एंड में, यानी जून एंड, अप्रैल में जून के एंड में आपका बैलेंस कितना रहता है 185,854 प्लस 5575 माइनस 50,000। और अगर हम इसी सिलसिले को चलाते रहे 141429 है ना, अगर मैं इसी सिलसिले को, मान लो कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, अगर मैं इसी सिलसिले को चलाते रहूं तो एंड में ये जीरो होगा। कैसे होगा देखो ना, कैलकुलेटर ले लो मेरे साथ, बैलेंस कितना दिख रहा है 141429 है, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वार्टर का 3% इंटरेस्ट चढ़ेगा, इंटू 3% किया, फिर प्लस इक्वल कर दिया, इंटरेस्ट को ऐड कर दिया लाइबिलिटी में, फिर माइनस हो जाएगा 50,000, फिर प्लस 3% थर्ड क्वार्टर का चढ़ा देंगे इसमें, फिर माइनस कर देंगे 50,000, फिर प्लस 3% चढ़ा देंगे फोर्थ क्वार्टर का, एंड फिर माइनस कर देंगे 50,000। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो -1 के आसपास आ रहा है, 1 रुपए का फर्क आ रहा है, तो कोई मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे आप करते जाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये आपका परफेक्टली जीरो हो जाएगा। लेकिन सोचो ना, मान लेते यहां पर आपका क्या हुआ फर्स्ट क्वार्टर एंड में, मान लेते फर्स्ट क्वार्टर एंड में मॉडिफिकेशन हो गया इन लीज पेमेंट्स, बट नॉट ड्यू टू कोविड, नॉट ड्यू टू कोविड, कोविड की वजह से ऐसा नहीं हुआ, कोविड की वजह से ऐसा नहीं हुआ, पर लीज पेमेंट्स में मॉडिफिकेशन हो गया है ना। आपका जो फर्स्ट क्वार्टर एंड में हमने मॉडिफिकेशन करा दिया, कोविड की वजह से होता है, तो कोविड का अमेंडमेंट्स का आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठा सकते थे। तो यहां पर हमने लिखा है कि कोविड की वजह से ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम रेगुलर जो इंडस 116 का प्रोविजन है एलएसी का वो लगाएंगे। तो यहां पर मॉडिफिकेशन क्या हुआ हम ये देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टर एंड में हम बैठे हुए, फर्स्ट क्वार्टर एंड में हमने मॉडिफिकेशन किया, और हमने ये कहा कि सेकंड क्वार्टर एंड में, थर्ड क्वार्टर एंड में और फोर्थ क्वार्टर एंड में, ये 3 तो क्वार्टर बचा हुआ है। हमने कहा कि सेकंड क्वार्टर एंड में जो इनको और 50,000 का लीज रेंटल देना था ना, कहा गया कि सेकंड क्वार्टर एंड में आप लीज रेंटल मत दो, नो लीज रेंटल, कहा कि कोई लीज रेंटल देने की जरूरत यहां पर नहीं है आपको, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में कहा कि अब एक काम करो, आप दे देना 50,000 का पूरा लीज रेंटल आप दे देना। और फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने कहा कि जो 50,000 बनता है वो तो दे ही देना, लेकिन जो सेकंड क्वार्टर में हमने माफ कर दिया ना पूरा का पूरा, सेकंड क्वार्टर में हमने माफ कर दिया पूरा का पूरा, उसकी जगह पे आप क्या करना, जस्ट 20,000 रुपीज हमें और एक्स्ट्रा दे देना। मतलब आप समझो, मैंने सबसे पहले ये कहा कि कोविड का केस नहीं है, मैंने आपको ये समझाया कि सेकंड क्वार्टर में कोई लीज रेंटल नहीं देना है। मैं जानबूझ के ऐसा एग्जांपल फ्रेम करूं कि जब मैं कोविड का इंपैक्ट यहां पर लगाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है अकाउंटिंग में। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वार्टर में कोई लीज रेंटल नहीं लगेगा, थर्ड क्वार्टर में सेम लगेगा, फोर्थ क्वार्टर में 50,000 तो ले रहे, लेकिन एक्स्ट्रा से 20,000 ले रहे। तो क्या इन्होंने सेकंड क्वार्टर का जो लीज रेंटल है पूरा का पूरा माफ किया? इन्होंने कहा नहीं, हमने पूरा माफ किया तो बाद में हम रिकवरी करें 20,000, दैट इज 40% रिकवरी हो रहा है, बाकी 60% पूरा व्यू हो गया। यानी यहां पर जो 50,000 बनता है ना, इसका 20,000 लिया जा रहा है फोर्थ क्वार्टर में, और इसका 30,000 फुल्ली वेव्ड हो गया, फुल्ली वेव्ड हो गया, इसका 30,000 फुल्ली वेव्ड हो गया, और 20,000 फोर्थ क्वार्टर में भरपाई करने के लिए ये लोग ले ले। आप समझो कोई मॉडिफिकेशन, सॉरी कोई कोविड-19 का अमेंडमेंट यहां पर नहीं लगाना में। तो ऐसे सिचुएशन में आपने लेसी का अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, मान लो मॉडिफिकेशन हो गया जहां पर लीज रेंटल्स में बदलाव आ गया, या मॉडिफिकेशन करके लीज टर्म को बदल दिया गया, ऐसा कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है तो हमें रीमेजरमेंट करना पड़ता है, रीमेजरमेंट करना पड़ता है किसका, लीज लायबिलिटी का, यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट हमें रीमेजरमेंट करना पड़ता है। पर हम यहां पर एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम्ड रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट इज द सेम एज ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। मैं ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, यहां पर मैंने आपको सेम ले लिया, डेट इज
3% आपका। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट क्वार्टर में, हम तो यहां पर खड़े हैं, हम तो यहां पर खड़े होकर मॉडिफाई कर रहे हैं ना, जीरोथ क्वार्टर गया, अभी फर्स्ट क्वार्टर में हम बैठे। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूचर रिलीज रेंटल्स है हमें फिर से उसे पुल करना पड़ेगा और हमें फर्स्ट क्वार्टर एंड का देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर आप चेक कर सकते हो कौन सा वैल्यू है। ये तो आपका वैल्यू नो लीज रेंटल है यहां पर, ठीक है, ये तो है नहीं ना, ये है नहीं 50,000, आपको ये समझना है। एक ये वाला 50,000 देना है और एक ये दोनों 70,000, मतलब ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 70,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में तो लीज रेंटल कुछ है नहीं, तो यानी इसका प्रेजेंट वैल्यू 0 आएगा। थर्ड क्वार्टर में जो 50,000 है इसे हमें 2 बार पुल करना पड़ेगा। ये 3% पर क्वार्टर है, ध्यान रहे, ये पर एनम नहीं, ये पर क्वार्टर है। तो हम थर्ड क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर में आएंगे तो 2 बार पुल करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 50,000 डिवाइडेड 1.03 इक्वल 2 बार दबा रहा हूं ताकि 2 बार इंटरेस्ट निकल जाए। इसमें से आ रहा है कितना, 47129 आ रहा है। और अगर फोर्थ क्वार्टर का बात करें तो इसे तो 3 बार पुल करना पड़ेगा। और कितना, 50,000 नहीं 70,000, क्योंकि टोटल 70,000 मिलना है। तो हम क्या करेंगे, 70,000 डिवाइडेड 1.03 इक्वल 3 बार कर दिया मैंने, तो 64059 आ गया, 64059 आ गया। और यहां पर इसका बैलेंस कितना होगा, 47129 प्लस 64059, यानी ये आ रहा है 111188 आ रहा हमारा। अब समझो ना, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया आरओयू एसेट अपने हिसाब से जाएगा। चलो मान लेते फर्स्ट क्वार्टर का जो डेप्रिसिएशन होगा, हालांकि पर एनम अकाउंटिंग हो रहा है, पर मैं जानबूझ के ऐसा नहीं बता रहा हूं, मैं क्वार्टर वाइज बता रहा हूं, बस समझने की कोशिश करो यहां पर। सो फर्स्ट क्वार्टर का मान लीजिए 1/4 डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि टोटल 4 क्वार्टर है। तो 185,854 में से डिवाइड बाय 4 करके मान लो ये 463 का हमने डेप्रिशिएट कर दिया। कितना आ रहा है, 46463, यानी मान लेते ये भी आ रहा हमारा कितना, 139391। और ऑब्वियस सा बात है, ये जो डेप्रिसिएशन ये पीएल में जाएगा, ये पीएल में जाएगा, पर मैं नहीं दिखा रहा। मैं यहां पर दिखा सकता हूं पीएल में डेप्रिसिएशन, ठीक है, पर मैं नहीं दिखा रहा, पर ले लो, देख लो 46463 का मैंने डेप्रिसिएशन दिखाते ना डबल इफेक्ट के साथ साथ। तो चलिए हमारे पास यहां का फर्स्ट क्वार्टर एंड का हमारे पास एसेट का भी वैल्यू है, रिटन डाउन वैल्यू, और फर्स्ट क्वार्टर एंड का हमारा लीज लायबिलिटी भी है। समझ में आया मुझे अच्छे से। और हमने अभी पता किया कि हमारा अभी रिवाइज्ड वैल्यू जो है, क्योंकि आपके फ्यूचर के लीज रेंटल्स, एक सेकंड रुकना, आपके फ्यूचर के लीज रेंटल्स बदल गए, आपके फ्यूचर के लीज रेंटल्स बदल गए, जिसकी वजह से आपका आज का प्रेजेंट वैल्यू बदल गया। तो यही ड्यू टू मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी विल बी चेंज्ड टू ₹111188। ये होगा आपका नया लीज लायबिलिटी, है ना, मॉडिफिकेशन की वजह से हम चेंज कर देंगे। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट पे। देखो ना, आपका बैलेंस शीट में आरओयू एसेट कितने दिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर एंड का बात कर रहा हूं मैं। आरओयू एसेट कितना दिख रहा है आपका, यहां पर 139391 दिख रहा है आपका। पीएल में जो बैलेंस है, ठीक है, जो है पीएल का बैलेंस में एक बार यहां पर नहीं दिखा रहा। और लीज लायबिलिटी आपका कितना दिख रहा है, क्योंकि ये नहीं समझोगे ना तो अमेंडमेंट नहीं समझोगे आप, इसलिए ये समझने का जरूरत है। लीज लायबिलिटी यहां पर आ रहा है 141429, 141429 आपका लीज लायबिलिटी आ रहा है यहां तक, है ना। सो परफेक्ट है, बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें लीज लायबिलिटी को बदल के इतना कर देना। तो हमें क्या लीज लायबिलिटी को रिड्यूस करना है, यस हमें रिड्यूस करना है। 141429 से बन जाएगा ये 111188, यानी 30241 से आपका रिड्यूस होगा ड्यू टू मॉडिफिकेशन, रिडक्शन इन लायबिलिटी। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग रिडक्शन हमने ऑलरेडी इंडेक्स 116 में पूरा प्रोविजन सीखा है। जब कभी भी मॉडिफिकेशन होगा तो लीज लायबिलिटी का कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम आरओयू एसेट के साथ बढ़ाएंगे या घटाएंगे। जबकि घट रहा है लायबिलिटी तो यहां पर आरओयू एसेट भी घट जाएगा आपका, तो डबल इफेक्ट हो गया ना, बैलेंस शीट आपका मैच करेगा। बाकी पीएल का जो है ठीक है, यहां पर डबल इफेक्ट मैं हर जगह पे दूंगा आपका। तो यहां पर 139391 है, 139391 माइनस 30241, यह आ गया 1091
50, और ये जो रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स है उसमें ये वैल्यू आपका इक्वली डेप्रिशिएट हो जाएगा, बात खत्म। और यहां पर आपका नया लीज लायबिलिटी क्या हो गया, 141429 माइनस 30241, ये आ गया आपका 111188, ठीक है, ये आ गया। अगर कोई डिस्काउंट रेट कुछ और होता तो उससे भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसी से तो हम एड बैक करते जो भी करना है। तो ये हमारा भी लीज लायबिलिटी आ गया। क्या हमने मॉडिफिकेशन किया, क्या हमने अमेंडमेंट यूज किया? अभी तक अमेंडमेंट यूज नहीं किया, हमने नॉर्मल इंड एस 116 का लीसी अकाउंटिंग का मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग करके डबल इफेक्ट देके लायबिलिटी कम कर दिया जो फ्यूचर लीज रेंटल्स का बदलाव होने की वजह से, और साथ में आरओयू एसेट को भी कम कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड क्वार्टर का इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे एट द रेट 3%, कितना आ रहा है, 333335 आ रहा है। और ये कहां जाएगा बताओ ना, कहां जाएगा? ये जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, पीएल में, इंटरेस्ट के नाम पे जाएगा, कहां पर, पीएल में जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी है तो पीएल को चार्ज कर देगा, ये हमारा पीएल में चला जाएगा। और फिर इसमें से हम क्या करेंगे, रेंटल माइनस कर देंगे, पर रेंटल तो है जीरो, सेकेंड क्वार्टर का रेंटल तो मॉडिफिकेशन की वजह से जीरो है ना, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रेंटल जीरो है हमारा। अब देखते कितना आ रहा है, यार 114523, 114523 आ रहा है। फिर वापस से क्या होगा, थर्ड क्वार्टर का रेंटल, सॉरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, थर्ड क्वार्टर का इंटरेस्ट चढ़ाएंगे एट द रेट 3% इंटू 3%, 3435.7, 36 कर देता हूं ना, चलो क्या दिक्कत है, प्लस इक्वल हो गया 117960, 7959 ही हो रहा है, ठीक है, 117959 हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, रेंटल माइनस हो जाएगा, और ये 3436 तो ऑब्वियस सी बात है पीएल में चार्ज हो जाएगा। और रेंटल आप कितना दे रहे हो, थर्ड क्वार्टर में तो रेंटल दे रहे हो ना 50,000 रुपीज, तो थर्ड क्वार्टर का रेंटल 50,000 रुपीज यहां पर माइनस हो जाएगा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा कहां पर, कैश में जाएगा, 50,000 कम हो जाएगा आपका, डबल इफेक्ट दिया मैंने यहां पर। फिर ये बनता है 67959 बनता है ना। अब इस पे क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा 3% क्वार्टर 4 का, है ना, क्वार्टर 4 का 3% चढ़ेगा, प्लस फोर्थ क्वार्टर इंटरेस्ट एट द रेट 3%, 2038 प्लस इक्वल कितना हो रहा है, 69998 आ रहा है, तो मैं इसको 70,000 पूरा कर दे रहा हूं, इस 2038 को 2040 कर दे रहा हूं, राउंड ऑफ कर दिया मैंने 2 रुपीज का, बस 2 रुपीज का किया, सिर्फ 2 रुपीज का किया मैंने। सो 70,000 रुपीज यहां तक आ गया। अब देखो ना, लीज रेंटल कितना जाएगा, ये आपका 2040 चला जाएगा पीएल में, डबल इफेक्ट के साथ पीएल में चार्ज हो जाएगा, ये आपका है ना, डबल इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट में। और अब क्या होगा, क्या रेंटल हमें कितना मिल रहा है, 50,000 20,000 मिला के 70,000 मिल रहा है ना। सो यही 70,000 मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस कर दूंगा, और ये अल्टीमेटली हो गया नील। और यहां पर जो आपका कैश का इंपैक्ट है, कैश भी आपका 70,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट करोगे, जब लीज रेंटल पेमेंट करोगे ना, कैश कम होगा, लायबिलिटी कम होगा, जब इंटरेस्ट चढ़ाओगे लायबिलिटी बढ़ेगा, पीएल गिरेगा। और जब डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन जब यहां पर होगा, जैसे 109150 का डेप्रिसिएशन है, 3 क्वार्टर बचा, डिवाइड बाय 3 करके, यानी यहां पर 36383 36383 36383 करके 3 बार ये डेप्रिशिएट होगी, ये भी नील हो जाएगा, है ना। और ये चढ़ जाएगा, मान लेते हैं यहां पर डेप्रिसिएशन के नाम पे एवरी ईयर पीएल में चार्ज हो जाएगा, ये हो गया। सो देखो ना, आरओयू एसेट का खेल खत्म, लीज लायबिलिटी का खेल खत्म, पीएल में जो चार्ज होना था हो गया, कैश से जो जाना था चला गया, अल्टीमेटली क्लोज। यहां तक आपका किस्सा। तो मतलब मैंने आपको ये अकाउंटिंग समझाया, जहां पर मॉडिफिकेशन तो हुआ है, मॉडिफिकेशन तो यहां पर हुआ है, बट नॉट ड्यू टू कोविड। कोविड के वजह से ऐसा नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ बट नॉट ड्यू टू कोविड। तो सोचो ना, अगर यही सेम मॉडिफिकेशन कोविड के वजह से होता और आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का एग्जाम्पशन लेना चाहते हो, डेट इज आप अपना अकाउंटिंग जो है वो ऐसा नहीं करना चाहते हो, अमेंडमेंट वाला अकाउंटिंग करना चाहते हो, तो आप कैसा करोगे, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो ये था मेरा केस 1, ये था मेरा केस 1 जहां पर मॉडिफिकेशन हुआ है बट नॉट ड्यू टू कोविड। तो यहां पर जो सिंपल इंड एस 116 में जो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग बताया गया है वो हमने करा। अब सोचो ना, यहां पर आप केस 2 का अगर मैं बात करूं, तो
तो मॉडिफिकेशन हुआ है इन लीज रेंटल्स ड्यू टू कोविड coming all the way from चाइना। सीधी सी बात है, चाइना के तो मैं चाइना ही कहूंगा, है ना, चाइना से जो आया कोविड आपका। तो यहां पर कोविड की वजह से आपका लीज रेंटल्स में मॉडिफिकेशन हुआ। कब? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में हम फिर से बैठे हुए, यहां पर हम आ गए, यहां पर आके हम बैठे हुए नन्हे से मुन्ने से, है ना। सेकेंड क्वार्टर का लीज रेंटल जो होना था 50,000, थर्ड क्वार्टर का भी लीज रेंटल 50,000 होना था, एंड फोर्थ क्वार्टर का भी लीज रेंटल 50,000 था। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, इसको हमने मॉडिफाई करके कहा कि यहां पर नहीं देना लीज रेंटल्स आपको, यहां पर आपको 50,000 ही देना है, और यहां पर आप 50,000 के साथ साथ 20,000 और एक्स्ट्रा दे देना, जो कि सेकंड क्वार्टर का भरपाई हो रहा है। तो यहां पर हमें देना कितना है? 70,000 रुपीज यहां पर हमें देना। सो ये मेरा क्वेश्चन यहां पर बना, जहां पर देखो आप पुराना जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज लिया था मैंने। यहां पर नो लीज रेंटल, यहां पर 50,000, यहां पर 70,000, सब कुछ सेम है, सारी चीज सेम है, बस फर्क कितना, यहां पर मॉडिफिकेशन कोविड की वजह से नहीं हुआ था और यहां पर मॉडिफिकेशन हो रहा है ड्यू टू कोविड। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई करना, मतलब सिंपल सा अकाउंटिंग अप्लाई करना हम चाहते हैं, ठीक है, एज पर अमेंडमेंट। एज पर अमेंडमेंट हम प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर हम कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। तो आप देखो ना, हमने यही तो बैलेंस शीट था हमारा, ठीक है ना। बिफोर, हम ये कह सकते हैं बिफोर मॉडिफिकेशन हमारा बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है। बिफोर मॉडिफिकेशन हमारा बैलेंस शीट है जहां पर हमारा लीज लायबिलिटी दिख रहा है फर्स्ट क्वार्टर एंड का, ये ना, ये तो है लीज लायबिलिटी दिख रहा है ना फर्स्ट क्वार्टर एंड का 141429 बिफोर मॉडिफिकेशन 141429 है। और हमारा आरओयू एसेट दिख रहा है, आरओयू एसेट दिख रहा है कितना, ये ना 139391 बिफोर मॉडिफिकेशन, जस्ट बिफोर मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो, जस्ट बिफोर मॉडिफिकेशन। 13 क्या भूल गया, रुक जाओ, काम नहीं कर रहा आईपैड। 139391, अरे कौन कहता है कि यार आईफोन आईपैड हैंग नहीं करता? बहुत करता है, मेरा तो आईपैड बहुत करता है। सब फालतू बात है कि आईपैड हैंग नहीं करता। ये हमारा बैलेंसेस यहां पर ऐसा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर जो कोविड-19 का अमेंडमेंट्स अप्लाई करना चाहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमें नहीं निकालना, हमें जरूरत नहीं इतना सारा मेहनत करने की, और मेहनत करके हम आज का रिलीज रेंटल जो हम लोग निकालते हैं, मतलब जो सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर को हम पुल करके ये वैल्यू निकालते हैं और इसका रिलेटेड इंपैक्ट हम दिखाते हैं ना, इसका रिलेटेड इंपैक्ट हम दिखाते हैं। मतलब हमने किया था, देखो यहां पर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि पहले आपका लीज लायबिलिटी था 141429, पर मॉडिफिकेशन की वजह से अब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी बनता है 111188, और ये हमने निकाला भी रिवाइज डिस्काउंट रेट का यूज लेके हमने निकाला भी, है ना। सारे फ्यूचर रिवाइज जो फ्यूचर के रिवाइज लीज रेंटल से उसको रिवाइज डिस्काउंट रेट से पुल करके हमने निकाला 111188। इतना सारा मेहनत किया, फिर मेहनत करके हमने क्या किया, अपने बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट दिखाया, हमने लायबिलिटी को रिड्यूस किया और हमने क्या किया, आरओयू एसेट को रिड्यूस किया और इसका इंपैक्ट हमने दिखाया। पर अगर आप कोविड-19 अमेंडमेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आफ्टर मॉडिफिकेशन आपका जो बैलेंस शीट है, आपका लीज लायबिलिटी विल नॉट बी चेंज, ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका 141429 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और आरओयू एसेट जो है ये भी वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, 139391 ही रहेगा आपका, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम यहां पर अमेंडमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, अदरवाइज हम मेहनत करते और मेहनत करके सारे जो पुराने जो नए रिवाइज्ड लीज रेंटल से उसे हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लीज लायबिलिटी को बदल देते। पर ये ध्यान रखना, ये अनचेंज रहेगा। तो आप बोलोगे अगर ये अनचेंज रहेगा तो फिर इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अरे वही तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी मैं आपको। तो आप देखो सेकंड क्वार्टर में हुआ क्या, सेकंड क्वार्टर में आपको लीज रेंटल्स नहीं मिल रहा है, सेकंड क्वार्टर में आपको लीज रेंटल्स 0 मिल रहा है। तो आप समझो मेरा बात,
अगर मान लो मिलता पैसा तो हम क्या करते, इस पे इंटरेस्ट चढ़ाते @3% इंटरेस्ट चढ़ाते बराबर। अगर मान लो आपको पैसा मिलते ही तो हम इंटरेस्ट चढ़ाते 141429 पे 3% यानी 4242, ये हम इंटरेस्ट चढ़ाते और ये इंटरेस्ट जाता कहां पर, पीएल में जाता। डबल इफेक्ट के साथ साथ मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, चलेगा ना, नहीं तो ऊपर और स्पेस बनाना पड़ेगा। मतलब इसका डबल इफेक्ट होगा ना कि लायबिलिटी बढ़ेगा और पीएल गिरेगा, तो मैंने यहां पर साइड में लिख दिया पीएल गिरेगा आपका। फिर यहां पर टोटल कर लेते हैं 145671। और अगर मान लो आपके पास लीज रेंटल आ जाता, आपके पास लीज रेंटल अगर आ जाता कितने का, 50,000 जो आना था, अगर वो आ जाता तो हम यहां पर लीज रेंटल को कम कर देते और कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश को हम कम कर देते, क्योंकि हम कैश कम दे देते। पर यहां पर ऐसा हुआ कि लेसर ने हमने कहा कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, सेकंड ईयर में मत दो। और हम यहां पर अकाउंटिंग भी जो करे, क्या चीज का कर रहे हैं, अमेंडमेंट का अकाउंटिंग करे, अमेंडमेंट अप्लाई करे। सो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये लीज रेंटल्स को तो कम करेंगे पर कैश तो हम दे ही नहीं रहे। कैश तो हम दे रहे, एक बार इसको भी मैं हटा रहा हूं, हम कर क्या रहे हम ये देखेंगे। सोचो यहां पर अगर आप सोचो यहां पर ये जो सेकंड क्वार्टर में आपको रेंटल 0 देना है, सेकंड क्वार्टर में आपको रेंटल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेकंड क्वार्टर में रेंटल 0 देना है और फ्यूचर में ये फिर से कभी डेफर भी नहीं होगा, फ्यूचर में कभी देने का भी जरूरत नहीं। मतलब सोचो ना, लेसर ने कह दिया आपको सेकंड क्वार्टर में लीज रेंट मत दियो और फ्यूचर में भी हम आपसे इसका भरपाई नहीं लेंगे। यहां पर तो हालांकि थोड़ा सा भरपाई लिया जा रहा है ना। अगर लेसर कहता कि फ्यूचर में कोई भरपाई नहीं किया जाएगा तो सीधा सीधी बात है, हम यहां पर लीज रेंटल को तो माइनस करेंगे, 50,000 माइनस करेंगे। और अगर लेसर हमसे पैसा नहीं ले रहा है तो हमारा कैश कम नहीं होगा ना। लेसर हमसे पैसा नहीं ले रहे तो हमारा कैश कम नहीं होगा। तो हम क्या कहें यार, फायदा हो गया, फायदा हो गया, 50,000 रुपया बच गया हमारा। तो 50,000 रुपया अगर हमारा बच गया तो ये कॉरेस्पॉन्डिंगली कैश को इंपैक्ट ना करते हुए क्या करेगा, पीएल को इंपैक्ट करेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि चलो ना, मैं यहां पर एक काम करता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना ही देता हूं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं अच्छी तरीके से। यहां पर ले लेता हूं मैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो पीएल में आपका इंटरेस्ट का नाम का जो जाना था वो भी मैं दिखाई देता हूं। यहां पर 4242 आपका इंटरेस्ट का पीएल में चार्ज हो जाएगा, ये हो गया आपका। और दूसरी चीज मैंने आपको ये समझाया कि अगर आप 50,000 का रेंटल पेमेंट करते कैश तो आपका 50,000 से कम हो जाता, आपका कैश 50,000 से कम हो जाता। पर आपको पैसा नहीं देना है, आपको लीज रेंटल नहीं देना है सेकंड क्वार्टर में। और साथ ही साथ आपको लेसर ने, खुशी की बात यह कि लेसर ने आपसे कह दिया कि जिंदगी में फिर कभी पैसे मत देना, हमें बाद में भी हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में तो मैं कहूंगा ना, फायदा हो गया, वेवर का फायदा हो गया मेरा। तो मैं क्या करूंगा, 50,000 50,000 पीएल में क्रेडिट कर दूंगा, बात खत्म, मेरा फायदा हो गया। यानी अल्टीमेटली मेरा जो लीज रेंटल घटता और मेरा कैश घटता है ना, उसकी जगह पे क्या हुआ, मेरा लीज रेंटल घटा और मेरा पीएल बढ़ गया, क्योंकि रेंटल तो घटा है और फ्यूचर में मुझे कभी पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये मेरा इंपैक्ट होता, मतलब ये मैं एंट्री करता है यहाँ पर 50,000 ये कम कर देता एंड 50,000 पीएल को दिखा देता, बाकी आगे सिलसिला चलते रहता, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता, आपका कोई दिक्कत नहीं आता। पर यहां पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यहां पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है। यहां पर इन्होंने क्या कहा, अब ये देखो, यहां पर इन्होंने हमसे ये कहा कि सेकंड क्वार्टर में हम आपको 50,000 की जगह 0 ले रहे हैं, पर इसका भरपाई आपसे फोर्थ क्वार्टर में टू द एक्सटेंड ऑफ 20,000 लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर, हम ये कह सकते हैं यहां पर कि 30,000 जो है वो फुल्ली वेव्ड हो गया, जो हमें फ्यूचर में भी कभी नहीं देना। 30,000 फुल्ली वेव्ड हो गया और 20,000 डेफर्ड हो रहा है। 20,000 क्या हो रहा है, डेफर्ड हो रहा है, जो हमें फ्यूचर में देने की जरूरत है। तो यहां पर इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि लीज रेंटल तो हमारा 50,000 रुपए हम कम करेंगे, लीज रेंटल हम 50,000 कम करेंगे। इसमें से 30,000 जो फुल्ली वेव्ड हो गया तो पीएल में चला जाएगा। अरे कभी नहीं देना, फुल्ली की फुल्ली वेव्ड है, कभी देने की जरूरत ही नहीं है। तो 30,000 तो हमारा पीएल में चला जाएगा और 20,000 डेफर्ड हो रहा है। तो हम ये इसको क्या करेंगे, अलग से दिखा सकते हैं, डेफर्ड यहां पर ही दिखाते, पर मैं आपको समझाने के लिए जानबूझ के अलग से दिखा रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि डेफर्ड लाइबिलिटी आपका रहेगा कितने का, 20,000 का। हालांकि आप कहते हैं कि यहां पर सर 30,000 माइनस करो ना फिर रेंटल को, क्योंकि 20,000 तो फ्यूचर में देना है ना। लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है ना, ओरिजिनल वाले पे इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, क्योंकि जो आपका डेफर्ड रेंट है उस पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, डेफर्ड रेंट पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये डेफर्ड लायबिलिटी जो 20,000 अलग से पड़ा रहेगा। मतलब मैं यहां पर वापस रिपीट करना चाहता हूं, ये आपको मुझे समझाना है, मुझे आपको ये समझाना है, क्या समझाना है, मुझे आपको ये समझाना है कि यहां पर कहां गया,
यहां पर जो आपसे जीरो का रेंटल लिया जा रहा है, जो आपसे जीरो का रेंटल लिया जा रहा है, इसमें 30,000 फुल्ली वेव्ड है। तो आप बताओ क्या ये पीएल में नहीं जाना चाहिए? क्या ये पीएल में नहीं जाना चाहिए? आप बताओ, क्योंकि आपका फुल्ली वेव्ड है, जीरो फ्यूचर में कभी देना ही नहीं है। पर ये 20,000 तो डेफर्ड हो रहा है, मतलब फ्यूचर में देना है, फ्यूचर में पेमेंट करना है, करना है विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट एडिशनल इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में पे करना है। मतलब आपको 20,000 ही तो 20,000 का 20,000 ही तो आपको पे करना है, इंटरेस्ट उसमें कुछ देना ही नहीं है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि अगर लीज लाइबिलिटी के अंदर रह जाएगा, अगर मैं इसके अंदर ही रख दूंगा तो उसमें फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा ना आगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पूरा 50,000 माइनस किया और मैंने कहा 30,000 तो पीएल में चला जाएगा वेवर के नाम पे, और एक्स्ट्रा से मैं लीज लाइबिलिटी दिखा दूंगा कितने का, 20,000 का एक्स्ट्रा से लीज लाइबिलिटी दिखा दूंगा। समझो आ गया, पूरा करेंगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो क्या अब मैंने 50,000 का इंपैक्ट दिखा दिया? यस, मैंने रेंटल दैट इज मेरा लीज लाइबिलिटी को 50,000 से कम किया, मैंने पीएल को 30,000 से बढ़ाया और एक्स्ट्रा से लीज लाइबिलिटी को 20,000 से अलग से रखा बढ़ा के, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट चढ़ने वाला नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं बैलेंस अभी कितना आ रहा है, 95671 हमारा बैलेंस आ रहा है। अब इस पे क्या होगा, इस पे हमें इंटरेस्ट चढ़ाना है। अगर हम वो रख देते तो इस पे भी इंटरेस्ट चढ़ जाता है, इस पे हमें इंटरेस्ट चढ़ाना है 3% का, 2870 प्लस इक्वल 98542 हमारा हो गया। अब यहां पर सेकेंड ईयर थर्ड क्वार्टर में तो आपका रेंटल लग ही रहा और आप पेमेंट भी करो 50,000 का पूरा, कैश आपका कम हो जाएगा, यानी 50,000 आपका कैश कम होगा, यहां पर कम होगा, और ये 2870 तो पीएल में चला जाएगा, है ना। बात खत्म यहां पर। अब इसका हम बैलेंस देख लेते हैं, 48542 होते हैं, इस पे आपका इंटरेस्ट चढ़ जाएगा एट द रेट 3% फोर्थ क्वार्टर एंड का 1456 यार 4998, यानी इसको मैं 1456 की जगह 1458 कर देता हूं, यानी ये हो जाएगा कितना, 50,000 रुपीज हो जाएगा, है ना, 50,000 रुपीज हो जाएगा, और ये 1458 पीएल में चला जाएगा आपका। डन यहां तक। अब देखो, अब आपको लीज रेंटल कितना मिल रहा है, अब आपको लीज रेंटल कितना मिल रहा है फोर्थ क्वार्टर के एंड में, आपको लीज रेंटल टोटल मिल रहा है 70,000 रुपीज। कितना मिल रहा है, 70,000 रुपीज। तो मतलब क्या पता है, एक तो 50,000 ये वाला आपको मिल रहा है, ये नील हो गया, और दूसरा 20,000 आपका जो एक्स्ट्रा से लीज लाइबिलिटी दिखा हुआ था ये वाला मिल रहा है, तो ये भी नील हो गया। तो मैंने ये 20,000 को मैं इस पे भी डाल सकता था, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते थे, जिसका मैं एक इंपैक्ट आपको भी दिखाई देता हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, अब यहां पर 145671 जो ये वाला है, ये 145671 जो है, हमने इस पे क्या किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं सीधा पूरा 50,000 माइनस करूंगा, हालांकि 30,000 का वेवर है जो जिंदगी में कभी नहीं लगेगा, 20,000 बाद में लिया जाएगा, तो मैंने 30,000 की जगह 50,000 ही माइनस किया और एक्स्ट्रा से 20,000 दिखाया। पर आप बोलते कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा करो ना कि 30,000 ही माइनस करो, क्योंकि 30,000 ही वेवर है और 30,000 ही आपका पीएल में जा रहा है वेवर के नाम पे, क्योंकि जिंदगी में कभी नहीं लगेगा, 20,000 तो फ्यूचर में लेगा ना। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 115,671 आएगा, लेकिन फिर बाद में इस पे जब इंटरेस्ट चढ़ेगा तो इंटरेस्ट आपका 115,671 में नहीं चढ़ेगा, इंटू 3% ऑन 115,671 में नहीं चढ़ेगा, ये इंटरेस्ट आपका चढ़ेगा ओरिजिनल वाला वैल्यू पे, यानी जो ओरिजिनल होता, ओरिजिनल आपका क्या होता, अगर 145,671 होता, 145,671 होता तो इसके 50,000 माइनस करने वाले पे होता, यानी ये चढ़ता आपका 95671 पे, क्योंकि जो 20,000 डेफरल हो रहा है उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। तो आपको इंटरेस्ट 3% अगर आप ये रखोगे तो इस पे नहीं चढ़ा सकते, आपको 95671 पे इंटरेस्ट चढ़ाना है, तो आप कर लो 95671 पे अगर मैं इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा, इन्हें सोचो ना, इसका हिसाब फिर अलग से, पूरा अलग से आपको दो हिसाब करना पड़ता। तो यहां पर मैंने शॉर्टकट ये रखा है कि दो हिसाब करने की जगह मैं लीज लाइबिलिटी को एक बार अलग से रख देता हूं ना, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने टोटली अलग से रख दिया और इसका हिसाब मिला लिया। इसका देखो, आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसका हिसाब कितना लंबा हो जाता, इंटू 3% ये आता 2870, तो देखो 2870 जो आना वो आ गया, ये आ गया, फिर बाद में आप इसमें प्लस करोगे 115,671 है ना, प्लस 2870, यानी आ गया 118,541 आ गया। फिर इसमें आप नेक्स्ट ईयर तो 50,000 पूरा मिल रहा है, या माइनस करोगे, ये आ गया 68541। अब आगे जाके आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे ना 3%,
इंटू 68541 में नहीं चढ़ा सकते आप, ओरिजिनल वाले पे चढ़ाना पड़ेगा आपको। तो वापस से ओरिजिनल वाले पे चढ़ाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे, 95671 पे इंटू 3% करोगे, प्लस इक्वल करोगे, है ना, फिर माइनस इस पे 50,000 करोगे तो आएगा 48541, यानी इसके जगह पे बनेगा ये 48541 पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, यानी इंटू 3% कितना आ रहा है 1456, यानी 1458 हम लोग लेते हैं। तो आप देखो 68541 प्लस 1458 अगर हम करते हैं, क्या आ गया, सिक्सटी एट 541 प्लस 1458 आ गया 699, यानी 70,000 आ रहा है, और 70,000 का पेमेंट आप दिखाते थे, नील हो जाता अल्टीमेटली। सो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना कि जो इंटरेस्ट रेट चढ़ेगा, जो ओरिजिनली वाला जो वैल्यू होता सारा, उस पर इंटरेस्ट रेट चढ़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता आपका कंसेप्ट। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देख लीज रेंटल में पूरा 50,000 माइनस करूंगा, जिसमें से 30,000 तो फुल्ली वेव्ड है, कभी लौटा के भी नहीं देना आपको, तो पीएल में चला गया। बाकी 20,000 आपको लौटा के देना है, तो ये डेफरल है, ये डेफरल है, तो मैं इस डेफरल को अलग से दिखाऊंगा 20,000। और ये 20,000 जब लास्ट में मुझे 70,000 मिल जाएगा, 50,000 यहां से माइनस कर दूंगा, 20,000 यहां से माइनस कर दूंगा, बस बात खत्म। मतलब जब मैं 70,000 उनको पे कर दूंगा, तो फोर्थ क्वार्टर में तो आपका, अच्छा यहां पर लिखा नहीं, फोर्थ क्वार्टर में 70,000 का जब पेमेंट हो जाएगा, तो ये 50,000 यहां से कम हो जाएगा, और 20,000 आपका यहां से कम हो जाएगा। जो 70,000 है फोर्थ क्वार्टर में ये वाला पेमेंट जो आप कर रहे हो उसका माइनस हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली यही हिसाब होगा आपका। सो यहां पर बेसिकली अकाउंटिंग एकदम सिंपल है। अकाउंटिंग में दो ही चीज होगा, देखो ना, दो ही चीज होगा। आगे मैं अमेंडमेंट का थ्योरी भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर कोई अमेंडमेंट नहीं है, पुराना लेसी का जो अकाउंटिंग है वैसे करोगे, अब रिवाइज डिस्काउंट रेट से, रिवाइज लीज रेंटल से रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आरओयू एसेट में दिखाओगे, बात खत्म। अगर आप अमेंडमेंट्स का इफेक्ट डालना चाहते हो, तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या करोगे, सेम लीज लायबिलिटी रखोगे, सेम आरओयू एसेट रखोगे, उस पर कोई चीज नहीं करोगे। फ्यूचर में आपको अगर वेवर पूरा मिल रहा है, तो जितना वेवर पूरा मिल रहा है, जो लौटा के कभी नहीं देना, वो पीएल में चला जाएगा। जो नहीं मिल रहा, जो डेफरल हो रहा है, उस डेफरल को हम रखेंगे, वो जब पेमेंट होगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा। पर ध्यान रहे, डेफरल वाले में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, अगर तुम उस पर इंटरेस्ट कैसे चढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट हम उस पर चढ़ा नहीं सकते। सो यहां पर बेसिकली मैंने आपको हल्का सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मुद्दे पे आएंगे, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा, पहले थ्योरी बताऊंगा आपको मैं ओवरऑल की इंड एस जो आपका है, ये इंड एस 116 का जो अमेंडमेंट्स है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हम अब यहां पर थ्योरेटिकल हम ये पढ़ेंगे कि क्या अमेंडमेंट से क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है, कौन से खर्चे पे, कौन से मॉडिफिकेशन में आपको अमेंडमेंट्स का बेनिफिट मिल सकता है, इसके बारे में ढेरों बात करेंगे, एंड आईसीए का रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो यहां पर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो अमेंडमेंट्स है सिर्फ और सिर्फ लेसी के लिए एप्लीकेबल है, लेसर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो लेसर तो यहां पर इस अमेंडमेंट का बेनिफिट उठा ही नहीं सकता, और लेसी ऐसा नहीं है कि हर मॉडिफिकेशन में वो ये अमेंडमेंट्स का बेनिफिट उठा सकता, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, जो मॉडिफिकेशन होगा वो ड्यू टू कोविड होना चाहिए, और दूसरा चीज सिर्फ और सिर्फ रेंट कंसेशन में ही ये बेनिफिट मिलता है अकाउंटिंग का। यानी ये प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का जो ऑप्शनल बेनिफिट आप उठा सकते हो, जहां पर आपको अकाउंटिंग पूरा प्रॉपर मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो इंडेक्स 16 में कहा गया उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं। जो मैंने आपको समझाया था ना, नॉर्मल अकाउंटिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैंने समझाया था, उसका अकाउंटिंग आप सिर्फ और सिर्फ कहां कर सकते हो, रेंट कंसेशन में। यानी रेंट कंसेशन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लेसर हो, मैं लेसी हूं, आपने मुझे कोई बिल्डिंग रेंट पे दिया है, आपने मुझे कोई मशीन रेंट पे दिया है, जिसका मैं भाड़ा देता हूं, जिसका मैं रेंट आपको चुकाता हूं, तो जो भी मैं आपको रेंट दे रहा हूं वो रेंट पे कंसेशन होगा, उस पे सिर्फ आपका ये जो अमेंडमेंट्स का बेनिफिट आप ले पाओगे। बाकी लीज टर्म वगैरह ये सब में चेंजेस का कोई काम नहीं है। तो ध्यान रखना, रेंट पे कंसेशन मिलना इस कॉल्ड आपका, इसी में ये अमेंडमेंट्स का बेनिफिट उठा सकते हो, और कहीं पर भी नहीं उठा सकते हो। जैसे हमने देखा था ना कि जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो बहुत सारे लेसर ने, एक होता है ना कि गुड फेथ में, चलो वो इंसानियत दिखाते हुए उन्होंने कहा चल ठीक है रेंट मत दे अभी, कोई बात नहीं, पूरा फुल वेव करा दिया। कितने लेसर ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा अभी मत दो, 6 महीने के बाद पेमेंट कर देना। और कितने लेसर तो इतने ढीठ थे कि कहा नहीं, एक एक पाई अभी पैसा चाहिए हमें, तो यहां पर ऐसा भी किया। बहुत सारा चीज यहां पर हुआ, तो अलग अलग टाइप के लेसर देखने को मिले वहां पर। मैं बता दूं, मैं भी रेंटेड हाउस में रहता हूं, तो मेरे से भी रेंट पूरा ही लिया गया, मुझे कोई भी 1 रुपया का भी बेनिफिट नहीं मिला। पर मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि उनको बेनिफिट मिला था,
है ना। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म ऑफ लेसर होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना, बिंग लेसी, मैं लेसी हूं, अगर मैं रेंट पे कुछ ले रहा हूं, अगर मुझे किसी भी फॉर्म का रेंट पे वेवर मिला है या रेंट का डेफरल हुआ है, मतलब आज मुझे पैसा नहीं देना, मुझे फ्यूचर में पैसा देना है, इन सच केस मैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाते हुए मुझे प्रॉपर लेसी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं लगाना, जो मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी एग्जांपल में, वैसा मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग मैं कर सकता हूं जो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल में अभी समझा दिया था। तो वो मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग आप कर सकते हो। और ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, लेसर पे ये एप्लीकेबल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेसर पे एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लेसी पे एप्लीकेबल है। ये अमेंडमेंट का बेनिफिट सिर्फ लेसी उठा सकता है। एमसीए ने ये अमेंडमेंट लेके आया, वो इंट्रोड्यूस किया देखते हुए कि हाँ चल ठीक है, मतलब अननेसेसरीली हैवी अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर हो जाएगा, उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा चलो ठीक है एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग कर दे जो कि बेस्ट सुइटेबल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये अमेंडमेंट्स का बेनिफिट उठाने के लिए आपको सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। डेट इज 3 कंडीशन है। ये सारे कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करोगे तभी आपको ये अमेंडमेंट का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज पूरा जो लेसी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है एज पर इंड 116 वही आप लगाओगे। यानी ये तीनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं ना, उसी केस में वैसे सिचुएशन में ही सिर्फ आपको अमेंडमेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले रेंट कंसेशन होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तहत लेसी इलेक्ट कर सकता है कि वो रेंट कंसेशन का जो बेनिफिट मिलता है उसको प्रॉपर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग वो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कंडीशन क्या है कि लीज पेमेंट्स में चेंज हुआ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हम सबको पता मार्च के बाद लॉकडाउन भी लगा था। मार्च से मोदी जी आए अचानक से टीवी में, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हो गया इतने पीरियड के लिए। तो यहां पर आप सोचो अचानक से, मान लो फॉर एग्जांपल आप लेसर हो, मैं लेसी हूं, आपने मुझे कहा कि मुझे जून जुलाई अगस्त में मुझे रेंट देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एवरी मंथ 50,000 रुपीज का रेंट देता हूं, एवरी मंथ मैं आपको 50,000 रुपीज का रेंट देता हूं। तो आपने मुझे कहा जून जुलाई और अगस्त को कितना होगा, 50,000 कितना होगा, 1,50,000 रुपीज होगा। आपने कहा चल माफ किया, आपका दिल बड़ा था और आपने मुझे माफ कर दिया। आपने कहा मुझे आपको 1,50,000 देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आप समझो, अगर आप मुझे कोई फॉर्म ऑफ बेनिफिट दे रहे हो, वेवर दे रहे हो, और मुझे आपको फ्यूचर में पैसे देने की जरूरत नहीं है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अगर मान लो आपने मुझे बेनिफिट दिया है, जून जुलाई अगस्त मिला के 1,50,000 होता है, आपने कहा चल ठीक है अभी पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्यूचर में दे देना। और फ्यूचर में आपने कहा कि चल ठीक है 1,20,000 ही देना, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मतलब जितना कंसीडरेशन आपने मुझे माफ किया था ना, उससे कम पैसा आप मेरे से फ्यूचर पे लोगे। या तो मेरे से लोगे नहीं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई है ना, या फिर आप मेरे से लेस अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन ले रहे हो, जितना आपने मुझे बेनिफिट दिया 1,50,000 का आपने मुझे बेनिफिट दिया था जून जुलाई अगस्त का, फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद जब भी आप मेरे से पैसा लोगे, आप मेरे से अगर 1,50,000 से कम रुपया लोगे तो डेट मींस भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। या फिर मान लो ऐसा है कि आपने मुझे बेनिफिट दिया 1,50,000 का और फ्यूचर में आप मेरे से 1,50,000 ही लोगे, मतलब सेम अमाउंट लोगे तो भी चलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। रुकना और समझा रहा हूं मैं आपको। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने मुझे बेनिफिट दिया 50,000 लगा के 1,50,000 का आपने मुझे बेनिफिट दिया है, और फ्यूचर में आप कह रहे हो कि सुनना, आप मुझसे कह रहे हो सुनना, थोड़ा सा डेफरल का, टाइम वेल ऑफ मनी का भी तो रोल होता है, एक इंटरेस्ट भी तो बनता है। आपने मुझसे कहा चल ठीक है 1,50,000 मुझे आपको देना है फ्यूचर में, आपने मुझसे कहा 1,50,000 इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा दे टाइम वेल ऑफ मनी का, क्योंकि मैं आपको डेफर करके पैसा दे रहा हूं, तो ये टाइम वेल ऑफ मनी लगाते हुए, इंटरेस्ट वगैरह लगाते हुए मान लो 1,60,000 हो गया या 1,65,000 हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, जो आपने मुझे बेनिफिट दिया है, जो मुझे आपने बेनिफिट दिया जून जुलाई और अगस्त 2020 में, है ना, उसके बदले में आप मेरे से जब फ्यूचर में पैसा लोगे, फ्यूचर में कभी भी लोगे 1 साल 2 साल बाद, जब भी आप मेरे से फ्यूचर में पैसा लोगे, फ्यूचर में आप मेरे से सेम अमाउंट ही ले रहे हो, बस उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंटरेस्ट ऐड कर रहे हो। 1,50,000 में हल्का सा इंटरेस्ट ऐड करके 1,60,000 या 1,65,000 ले रहे हो। तो मतलब ये देखा जाए तो सब्सटेंशियली, ये देखा जाए तो क्या हो गया, सब्सटेंशियली द सेम अमाउंट ही हुआ, क्योंकि जितना बेनिफिट ले रहे हो, दे रहे हो, उतना ही तो ले रहे हो आप। सेम नहीं तो क्या हुआ, सब्सटेंशियली तो सेम ही है, क्योंकि आप मेरे से सेम अमाउंट ही ले रहे हो, जस्ट उसमें इंटरेस्ट का एडिशन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जस्ट उसमें इंटरेस्ट का एडिशन कर रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाते हुए। इसका एक क्वेश्चन भी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बराबर है, एकदम पूरा प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको मैं समझा रहा हूं। और ये अमाउंट क्या बन गया, सब्सटेंशियली द सेम बन गया, तो इसे भी मैं कंसीडर करूंगा। लेकिन सोचो ना, आपने मुझे बेनिफिट दिया जून जुलाई और अगस्त में 1,50,000 का बेनिफिट दिया, पर फ्यूचर में आप मेरे से लोगे 2 लाख रुपीस, फ्यूचर में आप मेरे से लोगे 2,50,000 रुपीस, नहीं चलेगा।
कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब कंडीशन 1 ये कहता है कि अगर लेसी को कोई बेनिफिट देता है और फ्यूचर में अगर वो उससे नहीं लेता है, या लेस देन जितना बेनिफिट दिया उससे लेस अमाउंट लेता है, या सेम अमाउंट लेता है, या सब्सटेंशियली द सेम अमाउंट लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हायर अमाउंट लेता है तो दिक्कत है, तो नहीं चलेगा। मतलब इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के भी अगर 1,60,000 बन रहा है और आप मेरे से 170 मांग रहे हो, या 180 मांग रहे हो, या 2 लाख मांग रहे हो, या उससे भी ज्यादा मांग रहे हो, हम अलाउ नहीं करेंगे। ये अमेंडमेंट्स का बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा। उसे प्रॉपर लेसी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग एज पर इंड एस 116 ही लगाना पड़ेगा, जहां पर वो आरओयू एसेट लीज लायबिलिटी को रिवाइज करेगा रिवाइज डिस्काउंट रेट से। आपको ये समझना है। तो अब हम यहां पर पहला पॉइंट पढ़ते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया। द चेंज इन लीज पेमेंट्स रिजल्ट इन रिवाइज्ड कंसीडरेशन फॉर द लीज दैट इज सेम, तो हो गई सब्सटेंशियली द सेम। इसलिए मैंने आपको कहा अगर आप मुझे 1,50,000 का बेनिफिट दे रहे हो, बाद में अगर आप मेरे से 1,60,000 ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, पर ये ज्यादा ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली मेरे से ज्यादा ले रहे हो, ये ज्यादा आप इसलिए मुझसे ले रहे हो बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्सटेंशियली द सेम ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप लेस देन द कंसीडरेशन, जितना आपने मुझे बेनिफिट दिया था उससे कम अमाउंट ही ले रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई। पर रुक जाओ, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कंडीशन 2 और कंडीशन 3 तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन आपने समझा, वेवर कंडीशन सेटिस्फाइड, जितना बेनिफिट दिया लेसर ने उससे कम पैसा बाद में लेगा तब भी कंडीशन सेटिस्फाइड, सेम अमाउंट लेगा तब भी कंडीशन सेटिस्फाइड, सब्सटेंशियली द सेम लेगा तब भी कंडीशन सेटिस्फाइड। सब्सटेंशियली द सेम का मतलब मैंने आपको क्या समझाया, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐड किया जा रहा है, तब भी कंडीशन सेटिस्फाइड। पर उससे ज्यादा अगर वो पैसा ले रहा है तब माना जाएगा कि नहीं, तब तो यार गलत हो गया ना, गेजो हो गया, चीटिंग हो गया। ये मतलब देखा जाए तो लेसर इसको क्या मतलब रेंट कंसेशन दे रहा है, उससे ज्यादा तो पैसा बाद में ले रही है ना। और जनरली ऐसा रेंट कंसेशन दिखा जाता है जब मान लो कोई कोविड वगैरह नहीं है और लेसर रोने लग जाता है मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज माफ कर दीजिए, वो तो लेसर बाद में फिर उस पर टूट पड़ता है और लेसर करता है चल ठीक है अभी 3 महीना मत दे पर बाद में 3 लाख रुपया दियो, अभी 1.5 लाख रुपया, अभी 1,50,000 मत दे पर बाद में 2,50,000 दियो। और लेसी मजबूरन मानना पड़ता है उसे, कितने बार ऐसा होता है, उनको दबाया जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लेसर लेसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, इसलिए बोला गया कि यहाँ पर कोई कंसेशन वर्ड ही नहीं है, देखा जाए तो उसे कंसेशन कहा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये अमेंडमेंट्स का बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा। इसलिए अमेंडमेंट्स का बेनिफिट तभी वो ले पाएगा या तो लेसर उसको पूरा माफ कर रहा है, या सेम अमाउंट माफ कर रहा है, या उससे कम, या सब्सटेंशियली द सेम। चलिए अब पॉइंट नंबर बी में आते हैं, देखते हैं। एनी रिडक्शन इन लीज पेमेंट्स अफेक्ट्स ओनली पेमेंट्स ओरिजिनली ड्यू ऑन और बिफोर 30 जून 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लेसर हो, मैं लेसी हूं, आपने मुझसे क्या कह दिया कि मुझे सितंबर 2020 से लेके मई 2020 तक आपको रेंट देना नहीं है, वेव कर दिया, फ्यूचर में भी नहीं देना है। या फिर आपने कहा फ्यूचर में देना है, ठीक है, मई 2020 तक पर मेरा डेफरल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। ये 30 सितंबर से लेके 30 जून 2021 तक भी अगर आप मेरा रेंट को माफ कर रहे हो, जिसको फ्यूचर में लोगे या नहीं लोगे बात की बात है, पर अगर आप मेरा माफ कर रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 30 जून 2021 को भी अगर आपका रेंट का डेफरल कंटिन्यू रहा तो भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। मतलब आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 1 अप्रैल 2020, ये 31 मार्च 2020, ये है 30 जून 2021। अब मान लो यहां पर कोई रेंट का वेवर हो रहा है, चलो ये वर्ड लिखता हूं, मान लो यहां पर रेंट कंसेशन दिया जा रहा है, या फिर यहां पर रेंट कंसेशन दिया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, रेंट का कंसेशन दो। लेसर को कहा जी भर के रेंट का कंसेशन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेने को भी देंगे। पर अगर यहां पर यानी आफ्टर 30 जून रेंट का कंसेशन अगर दिया जाएगा देन कंडीशन 2 नॉट सेटिस्फाइड। मतलब मेरा कहने का मतलब ये भी कि ऐसा नहीं कि 30 जून के बाद रेंट कंसेशन दिया गया, ऐसा है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रेंट कंसेशन पीरियड, मैं अलग अलग आपको समझा देता हूं ताकि आपका क्लैरिटी आ जाए। रेंट कंसेशन पीरियड जुलाई 2020 से लेके जनवरी 2021, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड। जुलाई 2020 से जून 2021
कंडीशन सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है। जून 2021 तक, यानी 30 जून लिख देता हूं यहाँ पर, 30 जून 2021, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लो जुलाई 2020 से लेके अगस्त 2021 पूरा का पूरा डे से लो, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि अगर 30 जून 2021 जो कि अभी तक आया ही नहीं है, अगर 30 जून 2021 को क्रॉस कर जाएगा, अभी तो इसका बात ही नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है एग्रीमेंट में ऑलरेडी पहले लिख दिया कि 30 जून 2021 के बाद भी डेफरल का बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा सिचुएशन में आपको ये कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्योंकि कहा गया कि अगर कोई रेंट का कंसेशन दिया जा रहा है वो ऑन और बिफोर 30 जून 2021 अगर है तो ठीक है, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं होगा। हाँ, पेमेंट कब भी हो, यानी मान लो लेसर ने लेसी को डेफरल किया है, बेनिफिट दिया है, पेमेंट अगर वो 2022 मिले 2023 मिले फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेंट कंसेशन है आपका, रेंट कंसेशन है 1 जून 2020 से लेके 30 जून 2021 तक। इसे 1 को जून को चलो 1 जनवरी कर देता हूं मैं, इतना लंबा क्यों रखता हूं। 1 जनवरी 2021 से लेके 30 जून 2021 तक रेंट कंसेशन है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पेमेंट होगा इसका, पेमेंट ऑफ सच डेफरल, इसका जो आपको कंसेशन जो आपको मिला है इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका पेमेंट मान लो आपको करना है 1 सितंबर 2023 के बाद, तो भी नो प्रॉब्लम, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब पेमेंट आप कब भी करो, लेसी को जो बेनिफिट मिला है लेसी उसका पेमेंट फ्यूचर में कब भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेसी को ये डेफरल का बेनिफिट जो है, ये कंसेशन जो है वो 30 जून 2021 से अगर पहले ही मिला हो तो ही वो आएगा, तो उसके बाद मिला हुआ कभी भी नहीं आएगा। सो वही यहां पर थ्योरी में लिखा हुआ है, वही यहां पर थ्योरी में लिखा हुआ, आप देख सकते हो, एनी रिडक्शन इन लीज पेमेंट्स अफेक्ट्स ओनली पेमेंट्स, यानी ये रेंट कंसेशन का ही बात कर रहा है, ओरिजिनली ड्यू ऑन और बिफोर 30 जून 2021, यानी जो आपका रेंट ड्यू होगा 30 जून 2021 या उससे पहले तक का, वो सारे पे अगर कोई रेंट कंसेशन दिया जाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, उसके बाद वाले में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ए रेंट कंसेशन वुड मीट दिस कंडीशन इफ इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड लीज पेमेंट्स, कब, ऑन और बिफोर 30 जून 2021 एंड इंक्रीज लीज पेमेंट्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड 30 जून। यानी जो पेमेंट होगा इंक्रीज लीज पेमेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि पेमेंट कभी भी करो 2022, यानी लेसी, आप लेसर हो मैं लेसी हूं, आपने मुझे रेंट कंसेशन दिया, आपने कहा कि मुझे 30 जून 2021 तक आपको पैसे देने की दरकार नहीं है, डेफरल हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं 30 जून 2021 तक पैसे नहीं दूंगा, और जितना पैसा मैंने आपको अभी नहीं दिया ना 30 जून 2021 तक का, वो सारे पैसे डेफर होंगे और वे मैं आपको 2025 में दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने कह दिया है कि फरवरी 2021 से लेके मुझे जून को भी क्रॉस करके मुझे जुलाई तक मुझे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, रेंट कंसेशन आपने दिया, डेफरल किया है और उसका पेमेंट मैं बाद में करूंगा, नहीं चलेगा। 30 जून 2021 का डेट क्रॉस करना ही नहीं चाहिए रेंट कंसेशन के लिए, अगर वो क्रॉस कर दिया आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपको समझना है। तो चलिए पॉइंट नंबर बी भी हमने समझा, अब पॉइंट नंबर सी का बात करेंगे। टेंशन ना लो, बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके और क्लैरिटी आ जाएगा। पॉइंट नंबर सी का बात करें, और भी जो आपका इनिशियली इंसेप्शन डेट पे जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट किया था ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन में इसके अलावा कोई भी सब्सटेंटिव चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब रेंट कंसेशन का तो चलो ठीक है, ये हमने टर्म्स एंड कंडीशन बदला, इसके अलावा दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन बदल रहा है, मतलब ये कोविड का खेल नहीं, कोई और खेल है। इसलिए कहा गया कि हाँ, रेंट कंसेशन वाला टर्म्स एंड कंडीशन आपने बदला है, उससे रिलेटेड हल्का फुल्का बदला, चलो ठीक है, पर इसके अलावा कोई अदर सब्सटेंटिव चेंज अगर किया, हाँ अगर उस कोविड से रिलेटेड कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज करना पड़ा, वो सब्सटेंटिव नहीं माना जाएगा। पर अगर अदरवाइज अगर आपने कोई अदर सब्सटेंटिव चेंज किया है तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू कोविड नहीं है, कुछ और खेल है। इसलिए कहा कि इरेस्पेक्टिव यानी रेंट कंसेशन के अलावा कोई दूसरा अदर मेजर सब्सटेंटिव चेंज नहीं होना चाहिए, प्रीवियसली जो आपने सेट किया था टर्म्स एंड कंडीशन उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टर्म्स एंड कंडीशन बदलना मतलब मॉडिफिकेशन होना। हाँ, यहां पर कोविड आ गया अचानक से, बिना बुलाए आ गया चाइना से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से एमसीए ने यहां पर आपको बेनिफिट दिया, चल ठीक है ये तो उपाय नहीं है, मॉडिफिकेशन करना ही पड़ा, आपके पास ऑप्शन नहीं था, तो चल ठीक है इसके लिए मैं अलाउ कर रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका दुरुपयोग करो, मिसयूज करो और आप अदर टर्म्स एंड कंडीशन को भी सब्सटेंटिवली बदल लो, तो हम नहीं मानेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, है ना। तो इसलिए 3 क्राइटेरिया, बस 3 है, ज्यादा नहीं है, बस 3 है। मैं आपको वापस से रिपीट करा दूं, पहला कि जो आप मुझे बेनिफिट आज दे रहे हो वो आप मेरे से फ्यूचर में उससे ज्यादा मत लो, सब्सटेंशियली द सेम हो, बात अलग है, हल्का फुल्का टाइम वे लो, मनी लगा रहे हो, बात अलग है, या फिर उससे ज्यादा मत लो, कम लो या मत लो या सेम लो।
दूसरा, जो भी रेंट कंसेशन मुझे मिलेगा 30 जून 2021 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। पेमेंट भले कभी भी हो, फर्क नहीं पड़ता, पर कंसेशन 30 जून 2021 से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, है ना। फिर तीसरा वाला, इसके अलावा कोई अदर सब्सटेंटिव टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव नहीं आना चाहिए। दैट्स ऑल, बात खत्म यहां पर। तो यहां तक अगर आपका बात आपको समझ में आता है तो दैट मींस वी आर रेडी नाउ फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस करना। मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करके। क्वेश्चन नंबर कहां से करना है, चलो ये नहीं है, 47 से स्टार्ट करते हैं। रिटेलर क्यू लीजेस स्टोरेज इन ए लार्ज रिटेल मॉल द रेंट पेबल इज ₹1 lakh per month. As a result of COVID-19 pandemic, Q agrees with the leaser to defer the rent originally due in the months of April 2020 से जून, यानी डेफरल हो रहे हैं यहां पर, है ना, रेंट कंसेशन मिल रहा है अप्रैल 2020 से जून 2020। ध्यान रहे, जून 2021 से पहले जो भी कंसेशन मिलेगा सारे कवर्ड हो जाएंगे, ये तो जून 2020 ऐसे ही कवर होना है। As part of this agreement, the rent for the period January 2021 to March 2021 will be increased by ₹1,10,000। तो देखो ना यहाँ पर 1 लाख का रेंट का बेनिफिट आपको कंसेशन दिया गया था, पर बाद में आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, बाद में आपसे 1 लाख की जगह 1,10,000 लिया जा रहा है। हम बस ये चेक करेंगे कि जो एडिशनल, जैसे कि मान लो अप्रैल में 1 लाख रुपीस आपको नहीं लिया गया, है ना, मई में भी आपसे 1 लाख रुपीस नहीं लिया गया, जून में भी आपसे 1 लाख रुपीस नहीं लिया गया। इसके बदले में ये क्या करेंगे, जनवरी में आपसे 1,10,000 ले लेंगे, एक्स्ट्रा आपसे 1 लाख ले लेंगे इसके बदले, और फरवरी में ये आपसे 1,10,000 ले लेंगे, ये मई वाले के 1 लाख के बदले, और मार्च में भी आपसे क्या करेंगे 1,10,000 ले लेंगे, ये जून वाले के बदले में। तो यहां पर आप देखो, यहां पर इन लोग 1 लाख की जगह 1,10,000 ले रहे हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये 1,10,000 यानी ये 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं, ये क्या ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहे हैं। अगर ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी ले रहे हैं तो डेट मीन्स व्हाट, हाँ मानेंगे सब्सटेंशियली द सेम ही है। पर अगर अदर केसेस है, यानी जानबूझ के ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, तब हम कहेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जनवरी से मार्च तक 1,10,000 पर मंथ लिया जाएगा, विच कंपनसेट द लेसर फॉर द डेफर्ड रेंट एज एडजस्टेड फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कह दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से लिया जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, ये देखा जाए तो ये सब्सटेंशियली द सेम माना जाएगा, है ना, और यानी कंडीशन सेटिस्फाइड माना जाएगा, और हम कहेंगे कि हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का बेनिफिट ले सकता है, प्रोवाइडेड बाकी जो अदर कंडीशन थे वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे हमने 3 कंडीशन पढ़ा था ना, एक हमने पढ़ा था कि हाँ जो 30 जून 2021 से पहले होना चाहिए, तो वो तो हुआ ही है, देखो अप्रैल टू जून 2020 है, 30 जून 2020 से 1 से पहले का ही है। और दूसरा यहाँ पर जो रेंट लिया जा रहा है बाद में वो सब्सटेंशियली द सेम है। और तीसरा तो कहा ही नहीं कि यहाँ पर कोई अदर टर्म्स एंड कंडीशन में सब्सटेंटिव चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, और हम कहेंगे कि यस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकते हैं। और हम क्या करें, हम अपने एग्जाम में वो 3 कंडीशन को काम करना, अच्छे से रीड कर लेना, वो 3 कंडीशन जो है वो पुट करके आ जाना एग्जाम में। कोई भी स्टेप का क्वेश्चन है ना, तो ये 3 कंडीशन को पुट करके चले जाना, हल्का से 3 क्वेश्चन का बस लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और इस 3 पॉइंट को पुट करके आ जाना, वहां पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए, सो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। 48 स्टार्ट करते हैं। Lessor P operates a chain of restaurants and leases several outlets. As a result of COVID-19 pandemic, P agrees a rent deferral with the lessor. यानी लेसर ने P को कुछ रेंट डेफरल करके दिया। Under the terms of the rent deferral, rent originally due in the period July 2020 to December 2020. क्या ये before 30 जून 2021 है? Yes है। तो डेट मीन्स एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। विल बी एडेड टू द रेंट ड्यू इन जुलाई 2021 टू दिसंबर 2021। तो ये देखो, ये तो पेमेंट है, पेमेंट आप 30 जून 2021 के बाद भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कंसेशन उससे पहले का होना चाहिए। पेमेंट कब भी करो ना, तो यहां पर अब गुमराह मत हो जाना कि 30 जून 2021 के बाद पेमेंट हो रहा है तो मतलब ये नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेमेंट कभी भी हो, 2030 में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में कुछ नहीं कहा कंडीशन में। कंडीशन में ये कहा कि जो कंसेशन आपको मिल रहा है वो आप देखो कब मिल रहा है,
जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 का जो रेंट ड्यू होगा उसमें कंसेशन मिल रहा है, और ये बिफोर 30 जून 2021 है। तो डेट मींस कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या कहा गया इन्होंने कि जो पैसा लिया जाएगा वो पूरा का पूरा एज इट इज ही ऐड किया जाएगा, तो सेम अमाउंट ही लिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि इसमें टाइम वैल्यू लगा रहे, सेम ले रहे, तब तो और कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए। देखा जाए तो तीसरा तो नॉर्मल है कि अदर टर्म्स एंड कंडीशन में सब्सटेंटिव चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहां पर भी तीनों के तीनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, और डेट मींस हम यहां पर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेते हुए हमें मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं लगाने से भी चलेगा। मतलब ये हमारा चॉइस है, हम चाहते तो प्रीवियसली जो हमारा मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है वो भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते कि नहीं नहीं हम इतना मेहनत नहीं करना चाहते, मैं जो आपका अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम शॉर्टकट में हम अकाउंटिंग करना चाहते हो वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों मैंने आपको एग्जांपल में इसीलिए पहले समझा दिया था ताकि मुझे यहां दिक्कत ना आए, यहां पर आपका कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट 49 पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेसी टी लीजेस ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम ए लेसर as a result of the COVID-19 pandemic in September 2020. T agrees a rent concession with the lessor under which the monthly rent will be reduced by 50%. तो देखो 50% से मंथली रेंट रिड्यूस होगा, यानी रेंट कंसेशन मिल रहा है फॉर द 12 मंथ्स कमेंसिंग 1 अक्टूबर 2020। वेदर द रेंट डेफरल इज एलिजिबल फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यस, मतलब हम ये भी यहां पर साथ में मेंशन कर देंगे कि ऐसा तो नहीं कि आज रिड्यूस करा 50% और फ्यूचर में उससे ज्यादा पैसा लेगा, ऐसा होगा तब तो बात अलग है। मतलब हाँ, आज अगर 50% मान लो इनका रेंट है 10,000 पर मंथ मान लेते हैं, और ये 50% रिड्यूस करे मतलब 5,000 ये आपको नहीं ले रहे, आज आपसे कंसेशन दे रहे, तो फ्यूचर में अगर ये 5,000 लेते हैं, जितना कंसेशन दे रहे उतना ही लेते हैं, या उसमें एक्स्ट्रा हल्का सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा के लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन सेटिस्फाइड है। पर अननेसेसरीली ह्यूज अमाउंट लेना तो मानेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यस, हाँ, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि फ्यूचर में भी उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना दिया जा रहा है, इन्हें सब्सटेंशियली द सेम ही होगा, और इसके बेसिस में ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले पाएगा। तो चलिए इनका आंसर छोटा सा फटाफट पढ़ ही लेते हैं। द रेंट डेफरल डस नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया टू अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिकॉज आउट ऑफ द लिस्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया given in para 46B of Ind AS 116, rent deferral reduces lease payments starting from। अच्छा, कुछ डेट में दिक्कत था क्या? एक सेकंड रुको। लेसी टी लीसेस ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम ए लेसर as a result of the COVID-19 pandemic in September 2020. T agrees a rent concession with the lessor under which the monthly rent will be reduced by for the 12 months commencing। अच्छा, सॉरी एक गलती हो गया मेरे से, एक्चुअली मैंने पूरा ये 12 मंथ्स को इग्नोर कर दिया था। ये कहना क्या चाहते हैं सुन लो, ये कहना चाहते हैं, हो जाता है कभी कभी स्पीड में कराया ना तो हो जाता है, छोटा सा गलती था, मैंने ओवरलुक कर दिया। इनका कहना ये कि 1 अक्टूबर 2020 से रेंट कंसेशन कमेंस होगा, यहां से रेंट कंसेशन कमेंस होगा, और ये चलेगा कहां तक? ये चलेगा आपका 12 मंथ्स तक, यानी नेक्स्ट ईयर के 1 अक्टूबर 2021 तक, और यहां पर है मान लो 30 जून 2021। तो अब देखो ना, ये बियॉन्ड चला गया, बियॉन्ड जो मैं इतनी देर से आपको चिल्ला रहा था कि 30 जून 2021 के बियॉन्ड अगर आपको रेंट का कंसेशन मिल रहा है, पेमेंट आप कब भी करो, रेंट का कंसेशन अगर आपका बियॉन्ड चला जाता है 30 जून 2021, इन सच केस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। कौन सा वाला? जो दूसरा वाला था ना, ये पहले वाला था, दूसरा वाला बियॉन्ड चला गया ना 30 जून 2021, तो इसीलिए यहां पर ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मैंने बस इसको हल्का सा ओवरलुक कर लिया था जिसकी वजह से गलती हो गया था। सो यहां पर इसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। बस एक ही रीजन था, कि रीजन क्या था कि इसको रेंट कंसेशन का जो बेनिफिट मिल रहा है ये 30 जून 2021 को क्रॉस कर जा रहा है, पार कर जा रहा है, इसी वजह से यहां पर ये दिक्कत है। अगर ये मान लो 30 जून 2021 से पहले तक का ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन यहां पर 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक जा रहा है रेंट कंसेशन। पेमेंट कब भी वो फर्क नहीं पड़ता, रेंट कंसेशन आपका 30 जून 2021 को क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से हम यहां पर हम कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। डन। Illustration 50 करते हैं फटाफट। A lessee is granted a rent concession by the lessor whereby the lease payment for the period April 2020। ध्यान देना, देखो मेरे से भी गलती हो गई ना, कभी कभी हड़बड़ी में कुछ भी गलती हो सकता है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम इंसान है, गलती कर सकते हैं, पर फिर भी हम ध्यान देंगे हर जगह पे। तो यहां पर आप देखो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल 2020 से जून 2020 का डेफर हो रहा है, ये बियॉन्ड 30 जून 2021 नहीं गया, ये बिफोर ही है, तो मतलब यहां पर कंडीशन 2 तो सेटिस्फाइड हो रहा है। 3 months आर एडेड टू द एंड ऑफ द लीज टर्म एट द सेम मंथली रेंट। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का लीज रेंटल है, मान लेते 1
अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2023 तक 5 ईयर्स का रेंटल है ना। यहाँ पर आ गया 31 मार्च 19, यहाँ पर आ गया 31 मार्च 20, यहाँ पर आ गया 31 मार्च 21 और यहाँ पर आ गया 31 मार्च 22। ये आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 50 में कि अप्रैल 2020 से लेके जून 2021, यहाँ पर कहीं पर अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 तक आपको रेंट कंसेशन मिल रहा है, जो कि बिफोर है 30 जून 2021। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितना आपको कंसेशन मिल रहा है वही यहाँ पर 31 मार्च 2023 के बाद एक्स्ट्रा 3 मंथ्स तक आपसे और पैसा लिया जाएगा। यानी कब? अप्रैल 2023 है ना, अप्रैल 2023, मई 2023, जून 2023, उतना ही पैसा लिया। जैसे मान लो यहाँ पर एवरी ईयर 50,000 पर मंथ का रेंट आपसे माफ किया गया, तो यहाँ पर 50,000 ले लिया जाएगा आपसे, यहाँ पर 50,000 ले लिया जाएगा, यहाँ पर 50,000 ले लिया जाएगा। तो ठीक है, क्या दिक्कत है यहाँ पर? क्योंकि अप्रैल 2020 में 50,000 मान लो फॉर एग्जांपल एजम्पशन है कि 50,000 माफ कर दिया गया, मई 2020 में 50,000 माफ कर दिया गया, जून 2020 में 50,000 माफ कर दिया गया। तो ये 3 महीने का आपको माफ किया गया है, जो कि बियॉन्ड 30 जून 2021 नहीं गया। अब इसका जो पैसा डेफरल हो रहा है, इसका पैसा इन लोग कह रहे कि जब लीज टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम मशीन तो लौटा देंगे, जो भी एसेट है मैं लेसी लौटा दूंगा, पर उसके बाद भी मुझे 3 महीने का यानी अप्रैल 2023, मई 2023, जून 2023, हालांकि मैं मार्च 2023 मार्च एंड 2023 को मशीन रिटर्न कर दूंगा, समझ रहे हो, पर फिर भी मैं उसको रेंट दूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पहले बेनिफिट मिला था। सो सेम अमाउंट ही तो रेंट दूंगा जितना मुझे पहले बेनिफिट मिला था। तो यहाँ पर सब्सटेंशियली द सेम ही है, सब्सटेंशियली क्या, पूरा का पूरा सेम ही दे रहा हूं मैं यहाँ पर। सो यहाँ पर भी क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का आपको बेनिफिट। क्या स्पेलिंग ही गलत हो जाता है, इतना स्पीड लिखने की कोशिश करता हूं मैं कि मत पूछो, हवा में जाती है सारी स्पेलिंग। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का बेनिफिट मिल जाएगा, डेट्स ऑल डन। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप पढ़ना चाहो तो जस्ट रीड कर देना, मैंने आपको समझा दिया फॉर एग्जाम पर्पस, जस्ट रीड कर लेना सॉल्यूशन को। इलस्ट्रेशन 51 लास्ट है, ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंपॉर्टेंट क्या, सिंपल है, जो मैंने एग्जांपल करा उसके हिसाब से तो बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। लेसी जेड एंटर्ड इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट विद लेसर एल टू लीज 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ लीज रिटेल स्पेस फॉर 5 years. The lease commenced on 1 April 2018 and the rental payments are 1 lakh payable quarterly है, ये मंथली नहीं है, क्वार्टरली है। इन एडवांस में देना पड़ेगा कब? 1 अप्रैल को, यानी अप्रैल में जून का 1 अप्रैल में दे दिया जाएगा, जुलाई का सितंबर का 1 जुलाई को दे दिया जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 1 अक्टूबर को दिया जाएगा, और दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का 1 जनवरी को दे दिया जाएगा एडवांस में। जेट्स इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यहाँ पर बता दिया कितना, 5%। हमने दिखा था लेसर तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट यूज करेगा, हालांकि लेसी के लिए पॉसिबल ना हो तो वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज कर सकते हो। और ऐसे भी हम अमेंडमेंट्स तो लेसी का पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लेसी का बात हो रहा है। एज्यूम्ड रेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, और बोला कि कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। जेड बिजनेस जो लेसी इसका बिजनेस सीवियरली इंपैक्टेड हुआ ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, और एल एंड जेड ने नेगोशिएट किया रेंट कंसेशन। तो हमने देखा था रेंट कंसेशन तो अमेंडमेंट के अंदर आता है। ऑन 1 जून 2020 L agrees to provide Z with an unconditional rent concession that allows Z to forego payment of its rent due on 1 July. That is, L forgives Z the rent payment of 1 lakh due on 1 July. यानी पर फॉरगिव कर दिया। फॉरगिव करने का मतलब आपको समझ रहा है, डेफरल भी नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर में कभी देना ही नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा वेवर, फुल्ली वेव्ड। आपको ऐसा एग्जांपल मैंने कराया था, वहां पर तो मैंने प्रोपोर्शनेट कराया, यहाँ पर तो फुल्ली वेव्ड है। What will be the accounting treatment in the books of lease for rent? मैं आपको यहाँ पर पहले बैलेंस शीट से एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ये बैलेंस शीट होगा लेसी का, ठीक है, मैं ज्यादा हिसाब नहीं करूंगा, यहाँ पर लंबा नहीं खींचूंगा। आरओयू एसेट आपका जो भी होगा एवरी ईयर, इस पे आपका जो भी होना है आपका डेप्रिसिएशन वगैरह होगा। इधर आपका पीएल में जो इंपैक्ट जाना जाएगा, इधर आपका क्या होगा, लीज लायबिलिटी। मान लेते एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एजम्पशन के हिसाब से समझा रहा हूं, एज्यूम कर लेते 10 लाख का आपका लीज लायबिलिटी मान लेते फॉर एग्जांपल। इसमें क्या होगा, एवरी ईयर इंटरेस्ट चढ़ेगा, मान लेते 5% का इंटरेस्ट एवरी ईयर चढ़ेगा आपका। तो 5% का इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर, चलो एवरी क्वार्टर इस पे
क्वार्टर है ना यहाँ पर, एवरी क्वार्टर मान लेते 5% का इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो 50,000 आपका यहाँ पर इंटरेस्ट चढ़ेगा। ये बन जाएगा कितना, 10,50,000 हो जाएगा। और जब हम पेमेंट्स करते हैं, जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम करते हैं, तो अगर मान लो मैंने 1 लाख का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, ये तो मैं इंटरेस्ट कहां डालूंगा, 50,000 पीएल को चार्ज कर दूंगा, मैं डबल इफेक्ट दे दूंगा। इंटरेस्ट आपका लीज लायबिलिटी को बढ़ाएगा, पीएल को गिराएगा। और वही इंस्टॉलमेंट जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरा क्या होगा, कैश कम होगा। 1 लाख का मेरा कैश कम होगा और इंस्टॉलमेंट्स मेरा कितने का, 1 लाख से कम होगा। तो यानी अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट मैंने क्या किया, मैंने लीज लायबिलिटी को क्या किया, रिड्यूस किया बाय ₹1 लाख, क्योंकि मैंने पेमेंट किया है ना, और साथ में मैंने कैश को रिड्यूस किया बाय ₹1 लाख। जब भी मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो मैं अपने लीज लायबिलिटी को कम करूंगा और मैं अपने कैश को कम करूंगा। पर सोचो ना, अगर मैं इनको कैश नहीं देता हूं, मतलब मैं गया आपके पास, आप लेसर हो मैं लेसी हूं, मैं आपके पास गया आपको रेंट देने को 1 लाख रुपीस, कहां गया आपके पास कि आपको 1 लाख रुपीस देने को, पर मैं रोते रोते गया आपके पास। मैंने आपके पास जाते हुए आपको 1 लाख रुपीस देने से पहले बहुत रोया मैं आपके आगे। मैंने कहा देखो ना, लॉकडाउन हो गया, कोई काम धंधा नहीं, ये भी अपने दोस्त से उधारी लेके 1 लाख रुपीस आपके पास आया हूं। मैं इतना रोया आपके पास जाके, इतने आंसू निकले मेरे, आपको दया आ गई, आपने कहा चल जा, माफ किया, फॉरगिव किया, और आपने मेरे से 1 लाख रुपीस नहीं लिया। हालांकि मेरा इंस्टॉलमेंट तो कम हो गया, क्योंकि आपने कहा मत दे और फ्यूचर में भी मत देना, फॉरगिव कर दिया, तो मेरा यहां पर इंस्टॉलमेंट तो कम हो गई। ये मेरा लीज लायबिलिटी अब 9,50,000 हो गया, क्योंकि आपने मुझे माफ कर दिया, पर उसके बाद बदले में मुझे आपको पैसे नहीं देने पड़े। मेरा लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया पर मुझे आपको पैसे नहीं देने पड़े, मतलब मेरा फायदा हो गया। मैं फटाफट से पीएल में वेवर के नाम पे फटाफट से, लेट नहीं करूंगा, 1 लाख रुपीस दिखा दूंगा। यानी डेट मीन्स व्हाट, जनरली जब इंस्टॉलमेंट पे करते ये एंट्री होता है, पर अगर आपको वेवर मिल जाएगा, तो मतलब लीज लायबिलिटी तो कम हो ही गया आपका, लीज लायबिलिटी आपका 1 लाख से गिरेगा, और कैश की जगह पीएल आपका 1 लाख से गिरेगा, क्योंकि आपका वेवर हुआ है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर इसका एंट्री भी आप पास करोगे, जब लायबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं, यानी लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करना चाहिए हमें, कितना, 1 लाख रुपीस का, है ना। और जब आपका फायदा होता है तो पीएल को क्रेडिट करते हैं, तो पीएल 1 लाख रुपीस। तो अल्टीमेटली वही हुआ, मुझे आपको समझाना है कि हुआ क्या यहां पर कहानी, कि अगर आप लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हो तो लायबिलिटी आपका कम होता है 1 लाख रुपए से, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका कैश भी कम होता है 1 लाख रुपए से, जब हम लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं। बट अगर आपका लायबिलिटी वेव हो गया, अगर आपका लायबिलिटी वेव्ड हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, हम लायबिलिटी को तो कम करेंगे 1 लाख से, पर हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो हमारे 1 लाख रुपीस कम नहीं होंगे, हमारे पीएल में फायदा हो जाएगा कितने का, यानी ये 1 लाख से आपका कम हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, कम हो रहा है ना लायबिलिटी, ब्रैकेट में रहेगा आपका ये, और पीएल आपका 1 लाख से बढ़ जाएगा। तो वही हुआ यहां पर, अल्टीमेटली पीएल क्रेडिट हुआ और लायबिलिटी आपका डेबिट हुआ, जो कि ये एंट्री मैंने आपको यहां पर पास करके दिखाया। यही होना है, ऐसा तो मैंने आपको कराया था। सो यहां पर भी यही होना है कि यहां पर जबकि इन्होंने कहा कि 1 जुलाई को जो 1 लाख ड्यू हो रहा है वो देने की जरूरत नहीं, और फ्यूचर में भी कभी देने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा फॉरगिव कर दिया। तो सिंपल सी बात है, हम लायबिलिटी में इंटरेस्ट भी चढ़ाएंगे जो चढ़ाना चाहिए। जब रेंटल 1 लाख देंगे तो रेंटल देने से क्या होता है, लायबिलिटी कम होता है, कैश कम होता है, पर रेंटल देना नहीं पड़ा तो 1 लाख लायबिलिटी तो कम होगा पर कैश कम नहीं होगा, पीएल बढ़ जाएगा आपका। तो वही यहां पर इन्होंने एंट्री हमें बता के रखा 2 पॉइंट में, देखो, recognize the rent concession as a variable lease payment in profit or loss to the, that is यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, recorded debit to the lease liability। लोग क्या करें, लीज लायबिलिटी को डेबिट कर रहे, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू इनकम स्टेटमेंट, यानी पीएल को ये क्या कर रहे, क्रेडिट कर रहे। मैंने भी तो वही किया था, मैंने भी तो कौन सा अलग किया, लीज लायबिलिटी को डेबिट किया, पीएल को क्रेडिट किया, बात खत्म। और फिर दूसरा क्या बोल रहे, जो इंटरेस्ट वगैरह लगना वो तो लगी गई, कंटिन्यू टू एक्रू इंटरेस्ट ऑन द लीज लायबिलिटी एट द अनचेंज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ 5%, जो भी आपका वो लगते रहेगा। आपको मैं याद दिला दूं या फिर एक एग्जाम्पल कराई दूं इसके लिए, चलो एक एग्जाम्पल करा देता हूं मैं आपको, पहले तो कराया था, यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और करा देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये 0th है, ये फर्स्ट है, ये क्वार्टर है, मान लो ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है। यहां 1 लाख देने हैं, यहां 1 लाख देने हैं, यहां पे 1 लाख देने हैं, एक और ले लेता हूं कि चलो फोर्थ क्वार्टर एक और ले लेता हूं, यहां पर भी 1 लाख देने हैं, क्योंकि इनका 1 लाख ही है क्वेश्चन में, हम 1 लाख ही ले लेते हैं, और रेट भी इनका वाले ले लेते हैं। चलो ना, क्वेश्चन में कितने रेट, इनका वाले ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 5%, इन सबको 5% से खींचा जाएगा,
1 लाख डिवाइडेड 1.05 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस एम आर सी 354595। फिर से कर लेता हूँ एक बार। 1 लाख डिवाइडेड 1.05 इक्वल, अच्छा 5% पर एनम होगा नहीं तो कुछ बोला नहीं है, चलो यहाँ पर एनम ही होता है, पर मैं यहाँ पर 5% एज्यूम कर रहा हूँ पर क्वार्टर, उसके हिसाब से आपको करा रहा हूँ, ये एजम्पशन है मेरा। यहाँ पर ऐसे भी थ्योरी में इन्होंने आंसर किया, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक एजम्पशन लेने, क्या दिक्कत है आपको? 5% पर क्वार्टर ले रहा हूँ मैं, एजम्पशन है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 लाख क्वार्टर है ना, क्योंकि हर क्वार्टर को खींच रहा हूँ, पहले वाले को एक क्वार्टर खींचूंगा, डिवाइडेड 1.05 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस एम आर सी कर दिया, चलो परफेक्ट है। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट में मैं क्या दिखाऊंगा, आर ओ यू एसेट 354595 और इधर लीज लाइबिलिटी 354595 है ना, ये दिखा दूंगा। अब क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर में मान लो पेमेंट हुआ, सेकंड क्वार्टर में मान लो पेमेंट हुआ, चलो सेकंड क्वार्टर में पेमेंट हुआ मान लेंगे, थर्ड क्वार्टर में इन्होंने वीव कर दिया, बाद में पता चलेगा मैं, थर्ड क्वार्टर में इन्होंने वीव कर दिया, हम अमेंडमेंट अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पर, बाद में थर्ड क्वार्टर में पैसे देने को नहीं लिया इन्होंने, अमेंडमेंट अकाउंटिंग हम करते हैं यहाँ पर। 354595 इंटू 5% कितना आ रहा है, 17730 हो रहे हैं, ये आएगा आपका इंटरेस्ट और ये आपका पीएल में चला जाएगा, है ना, डबल इफेक्ट के साथ पीएल में चला गया। फिर आगे रेंटल्स हम देंगे कितना, 1 लाख देंगे फर्स्ट क्वार्टर में, और ये आपका कैश से कम हो जाएगा, और जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा वो भी आपका डबल इफेक्ट के साथ पीएल में चला जाएगा, जिसका हिसाब में नहीं कर रहा है यहाँ पर अभी, ठीक है, मुझे जो समझाना वो मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर 3 प्लस इक्वल माइनस 1 लाख 272 325 ही ले लेता हूँ, ये आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर भी इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा और माइनस हो जाएगा रेंटल, सेकेंड ईयर में भी रेंटल दिया जाएगा 1 लाख का, इंटरेस्ट चढ़ेगा इंटू 5% ऊपर वाले पे 13616, और ये भी आपका पीएल में चार्ज हो जाएगा, इसलिए माइनस पे चला जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ाता है, पीएल को चार्ज करता है, माइनस 1 लाख 185940, 1 रुपये 2 रुपये का फर्क है तो माफ करना, कुछ नहीं होगा उससे, 185940 आ गया आपका यहाँ पर, है ना। सो यहाँ तक आपका आ गया, और हम ये 1 लाख का जो पेमेंट कर रहे हैं 2 बार, 1 लाख आपका घट जाएगा। तो देखो ये आपका पेमेंट जो इसमें घटा दिया हमने, ये वाला जो पेमेंट इसमें घटा दिया, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका रेंटल का पेमेंट जाएगा तो लाइबिलिटी कम होगा, कैश कम होगा, तो वही यहाँ पर ही कम हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर का ये है, ये आपका सेकंड क्वार्टर का पेमेंट हो रहा है आपका। अब थर्ड क्वार्टर का बात करें तो यहां पर मैं इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा इंटू 5%, 9297 का मैंने इंटरेस्ट चढ़ा दिया यहाँ पर, और ये चला जाएगा कहां पर, पीएल में चला जाएगा। फिर मैं यहां पर रेंटल को माइनस करूंगा 1 लाख रुपीज का, है ना, और जनरली अगर हम पेमेंट करते तो हम कैश यहां पर माइनस करते, कितने का, 1 लाख का थर्ड क्वार्टर का माइनस करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें वेव कर दिया, उन्होंने हमें माफ कर दिया, वेव कर दिया, तो हमारा पीएल में फायदा आ जाएगा वेवर के नाम पे, पैसा देना नहीं पड़ा ना, और लाइबिलिटी भी कम हो गया, तो लाइबिलिटी कम होगा और पीएल बढ़ जाएगा। तो ये वाला बस आपको ध्यान में रखना है, ये पीएल में चला जाएगा हमारा वेवर, बस ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर अब देखो तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका कोरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट यहां पर नहीं गया, इसका कोरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट कहां गया आपको पता है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग इंपैक्ट आपका गया इधर, क्योंकि वेव हुआ तो लाइबिलिटी घटा, पीएल बढ़ा आपका, और फिर बाद में प्लस इक्वल माइनस 1 लाख, या ये 95238, फिर से इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा फोर्थ क्वार्टर का 4762 मान लेते हैं, और माइनस फोर्थ में तो रेंटल दिया ही जाएगा 1 लाख रुपीज का, ये अल्टीमेटली नील हो जाएगा, और ये 1 लाख का आपका कैश का पेमेंट होगा, फोर्थ क्वार्टर में तो पेमेंट करोगे कैश का, तो ये आपका कैश से कम हो जाए। तो अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं, हुआ यही कि ये 1 लाख रुपीज जो है ना, ये 1 लाख रुपीज आपको वेव मिला, और इसलिए कैश से अफेक्ट नहीं होते हुए ये पीएल में चला गया। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था।
है ना। और मैंने आपको समझा था अगर मान लो बाद में पैसे देने हैं, डेफरल है पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, तो मैंने आपको समझा था अलग से लाइबिलिटी रख देना। और अगर अब फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार एग्जांपल देख लो स्टार्टिंग वाले में जाके, अभी जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसे फिर से देख लेना, 100% क्लैरिटी आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ना, हमने कंटिन्यू रिकॉग्नाइज किया इंटरेस्ट हर बार, जो सेम आपका इंटरेस्ट लगना चाहिए था वो हर बार कंटिन्यू हमने इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया, कहीं पर कोई रुकावट नहीं आया इंटरेस्ट पे। वही यहाँ पर इन्होंने दूसरे पॉइंट में हमें कहा है, क्या कहा कि कंटिन्यू टू एक्रू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, वही हमने करा भी। सो सेम यहाँ पर अल्टीमेटली डन वी आर विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है, जहाँ पर अमेंडमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए, उसके अलावा भी मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी दिया। एंड प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हमारा एक एप्लीकेशन भी है, डेट इज जगाती डिजिटल एजुकेशन, एंड उसका एंड्रॉइड वर्जन भी है, iOS वर्जन भी है, आप उसे डाउनलोड करें। हालांकि ऑलरेडी 10,000 प्लस स्टूडेंट्स वहां पर देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप भी डाउनलोड करके बहुत सारे लेक्चर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आप देख पाओगे। चलिए बाय बाय।